दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 जून 2023 और आज की हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यह किसको लेके है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक, यानी स्पोर्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो ये कब हुआ है, तो ये 2 जून 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में भी पूछे कहाँ हुआ तो ये सांगरी ला इरोस होटल, ये याद रखिएगा। और 2023 की थीम क्या थी, तो ये थीम याद रखिएगा, द फ्यूचर ऑफ द स्पोर्ट टेक्सटाइल्स एंड एसेसरीज इंडस्ट्री इन इंडिया। ये आपके जो थीम है काम की है, याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा मिनिस्ट्री करवाता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ही करवाएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अकेले नहीं करवाया है, किसका सहयोग लिया है, किसने, किसकी पार्टनरशिप की ये आयोजन हुआ, तो इसमें है ITTA। ITTA फुल फॉर्म आप पूछेंगे क्या, आई से इंडिया हो गया, टी से टेक्निकल हो गया, फिर अगला टी से टेक्सटाइल हो गया, ए से एसोसिएशन हो गया, यानी इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन, और साथ में वूल रिसर्च एसोसिएशन। इन दो के संयुक्त प्रयासों से किसका आयोजन किया गया, तो आयोजन हुआ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक। अब ये फोकस किस पे करता है भाई, ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह मार्केट साइज जो गैप है उसको दूर करने का इसमें प्रयास किया जाएगा और अनुभव प्राप्त किए जाएंगे, और साथ ही जो कंज्यूमर हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं, इन पे भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। और किससे संबंधित, स्पोर्ट टेक्सटाइल। स्पोर्ट टेक्सटाइल से संबंधित स्पोर्ट के जो गुड्स होते हैं वो, और उसके जो सहायक अन्य जो वस्तुएं होती हैं उसमें इसमें ध्यान दिया जाएगा। अब बात आती है किस प्रकार के कौन से जो टेक्सटाइल के माध्यम से खेल के सामान बनाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता, यानी टेक्सटाइल टेक कहा जाता है। स्पोर्ट टेक के अंतर्गत उसी को क्या कहा जाता, और इसमें जैसे क्या क्या शामिल होता है, कोटेड फैब्रिक्स, नेट्स हैं, लेदर और रबर प्रोडक्ट शामिल होते हैं। तो इन जो टेक्सटाइल से प्रोडक्ट खेल के क्षेत्र में बनाए जाते हैं उन्हीं में इनोवेशन आए, नवाचार आए, रिसर्च डेवलपमेंट हो, इन सब को सुनिश्चित करने के लिए यानी ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और इन सब के आयोजित होने का एक ही मकसद है कि भारत में किसी भी तरीके से स्पोर्ट कल्चर का, खेल संस्कृति का विकास होना चाहिए। और इसी खेल संस्कृति के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे 2018 में खेलो इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई। 29 अगस्त 2019 को ये भी ध्यान रखिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। आप कहेंगे सर 29 अगस्त क्यों, क्योंकि 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त 2019 याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, यानी एक साल पहले खेलो इंडिया, 2018 में खेलो इंडिया की शुरुआत होती है। 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। और याद रखिए NDA सरकार आते ही एक और अभियान शुरू की थी सितंबर 2014 में, जिसका नाम क्या था, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भी आप ध्यान रखिएगा, ये 2014 से ही चल रही है। इसके अलावा अब बात आती है कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जो अन्य कौन कौन से टेक्सटाइल प्रोडक्ट, भारत में टेक्सटाइल प्रोडक्ट का बाजार तेज़ी से आगे बढ़े इसके लिए अन्य स्कीम भी चलाई जा रही, जिसमें एक कौन सी है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, दूसरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, तीसरा PM मित्रा है। और PM मित्रा का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो बजट इस बार का 23-24 का है, कितने PM मित्रा के अंतर्गत इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, क्या वो 7 हैं और कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ उसको स्थापित किया जाएगा, ये भी आप बताइएगा। अगर बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल की, तो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो भारत में बाज़ार है, भारत विश्व में 5वें नंबर पे है, यानी 5वें नंबर का लार्जेस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री
भारत का विश्व में स्थान है। और अगर इनको एग्जैक्ट वैल्यू में हम बात करते हैं तो 1.17 मिलियन यूएस डॉलर का भारत में बाज़ार है। तो ये था पहला, आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल किसे कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है टेक्निकल टेक्सटाइल, यानी टेक्सटाइल के क्षेत्र में जब हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से नए नए प्रोडक्ट उत्पाद का सामान बनाते हैं तो उसी को टेक्निकल टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। मेंस में इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अब अन्य स्कीम भी चल रही हैं जो चर्चा में अभी कुछ स्कीम चर्चा में आ रही हैं, उनकी भी आप बात करेंगे। एक इसमें से है स्टार्टअप इंडिया और दूसरी है स्टैंड अप इंडिया। इनका ज़रूर आप मेंस का आए तो इन दोनों स्कीम का आप इस्तेमाल कर सकते। तो स्टार्टअप इंडिया, किसी भी चीज़ की शुरुआत सबसे पहले करना होता है, तो शुरुआत है तो दोनों स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया 2016 की हैं। लेकिन कैसे ध्यान रखिएगा, तो पहले स्टार्ट किया जाता है कोई भी, जैसे आप तैयारी अपना मेंस आंसर लिखना शुरू किए तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, तब जाके आप स्टैंड अप कर पाते हो अपने आप को। तो इसका मतलब अगर दोनों में एक कहानी इसलिए बता रहे हैं, दोनों कंफ्यूज हो जाइए, तो स्टार्टअप पहले आता है। और स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। इसीलिए हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो इसमें उद्देश्य यही है कि नवाचार को नर्चरिंग हो सके, ऐसा वातावरण विकसित हो सके जिससे कि नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि भारत में सतत आर्थिक समृद्धि है इसको भी सुनिश्चित किया जा सके और व्यापक स्तर पर रोजगार का अवसर हो। यानी स्टार्टअप का मकसद केवल एक ही है कि व्यापक स्तर पर जो बेरोजगारी है ये दूर हो और व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन हो और अर्थव्यवस्था का जो समृद्धि दर हो, विकास हो, वह सतत व धारणीय होना चाहिए। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग या कहा जाए नोडल एजेंसी है, DPIIT को बनाया गया। और DPIIT किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें जो भी स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे उनको 3 साल लगातार 3 साल तक किसी भी प्रकार का वो इनकम टैक्स उन्हें पे नहीं करना होता है। और ये जब भी आप स्थापित करोगे तो उसका यानी 10 साल का ये ड्यूरेशन देखा जाता है, उसमें लगातार 3 साल आप कभी भी छूट पा सकते हैं, यानी आपको टैक्स चुकाना, इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब इसी से रिलेटेड यानी मिलता जुलता नाम किसका है? स्टैंड अप इंडिया। नाम से स्टैंड करना है, किसको करना? जो कमज़ोर हैं, सुभेद्य हैं, वल्नरेबल, पुअर सेक्शन से आते हैं। और ये कब शुरू की गई? 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ है। और इसके अंतर्गत जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके माध्यम से यानी बैंक लोन की सुविधा आसान करवाई जाती है। और इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर बताइए लोन किसको उपलब्ध करवाया जाता है? तो कम से कम यानी एक SC ST और एक महिला पर बैंक ब्रांच, यानी जैसे किसी क्षेत्र विशेष में कोई ब्रांच खुली है तो उनमें से जो लोन दिया जाएगा उस ब्रांच से स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत, तो उनमें से कम एक SC एक ST और एक महिला होनी चाहिए। तो ये आपका इसमें है। और इसमें क्या जाता है, जिसको आप लोन दिया जाएगा वो क्या करता है, यानी कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई सर्विस चला सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ भी इंडस्ट्रियल यूनिट या इन सब की स्थापना कर सकता है। और इसमें नए सिरे से उद्यम को स्थापित किया जाता है, इसीलिए इसमें ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है। और अब तक इसका लाभ लगभग 2.5 लाख बोरोवर्स के द्वारा यानी इसका लाभ उठाया जा चुका है। अब भारत में सबसे ज़्यादा फंडिंग की शुरुआती स्तर पे कोई बिजनेस करता है तो उनको लोन मिलने में कठिनाई होती, क्योंकि उसमें पैसा डूबने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए सरकार ने खुद प्रयास किया है। और सरकार ने क्या प्रयास किया, इसी को हम समझ लेते हैं। सरकार का प्रयास है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को भी लेके आया है। कौन सी? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को भी सरकार के द्वारा लाया गया है। इसके बाद अब कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से ये इम्पॉर्टेंट है, एशिया का फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन युक्त परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स फॉर ए फ्लाइट, यानी फ्लाइट के लिए
हेलीकॉप्टर के नेविगेशन पर आधारित, यानी जो फर्स्ट पर डिमॉन्स्ट्रेशन परफॉर्मेंस ये स्थापित किया गया या ये हुआ है, ये जुहू टू पुणे के बीच हुआ और इसमें गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है। अब चर्चा में इस समय काफ़ी बना हुआ है लेटरल एंट्री, तो इसको हम समझेंगे लेटरल एंट्री है क्या। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मेंस में उससे ज़्यादा लेटरल एंट्री के क्वेश्चन आने के पूरी संभावनाएं होती हैं। अभी चर्चा में आया क्योंकि 17 सीनियर ऑफिसर्स को यानी केंद्र सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, लेटरल एंट्री के द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया, भर्ती की गई है। अब बात इसका हम लेटरल एंट्री की बात करते, क्या ये पहली बार अभी 2023 में आया? नहीं, इसके पहले भी इसकी चर्चा पर चर्चा 2018 से ही शुरू हो गई थी और 2018 से ही ये विचार बना था कि मैन पावर को इन्हेंस किया जाए और जितने भी फ्रेश टैलेंट हैं उनको लाया जाए, तो इसके लिए लेटरल एंट्री ही तरीका बचता है। और लेटरल एंट्री कोई ये नहीं है कि अचानक लागू कर दी गई, इसके लिए 2003 में एक कमेटी बनी थी, सुरेंद्र नाथ कमेटी, 2004 में होता कमेटी बनी थी और 2003 में सेकेंड ARC की रिपोर्ट आती है। 2003 नहीं, 2008 है, इसको सही कर लीजिएगा, सेकेंड ARC की रिपोर्ट 2008। तो ये सुरेंद्र नाथ कमेटी 2003, होता कमेटी 2004, सेकेंड ARC रिपोर्ट 2008 और नीति आयोग के द्वारा जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा 2017 से 20 के बीच लाया गया था, तो इनमें भी लेटरल एंट्री को शामिल किए जाने की सिफारिश रिकमेंडेशन की गई थी। अब बात आती है कि लेटरल एंट्री हो रही है तो आखिरकार क्यों हो रही है, मेंस का आपका क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की फुल संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले तो पहला ही पॉइंट पीछे भी आप जान चुके हो कि फ्रेश टैलेंट जो किसी कारणवश यानी एग्ज़ाम UPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें उसको मौका नहीं मिल पाया या उस समय नहीं वह एग्ज़ाम क्रैक कर पाया, तो कम से कम अब कोई भी व्यक्ति किसी प्राइवेट सेक्टर में बेहतर कर रहा तो उसके टैलेंट को बिल्कुल सरकार को उठाना चाहिए, यानी ये जो पक्ष में तर्क देते उनका मानना है। और दूसरा मैन पावर, इससे मैन पावर का यूटिलाइज देश के विकास में हो सकेगा, इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र के विकास में उसका जो टैलेंट है, फ्रेश टैलेंट और मैन पावर दोनों का देश के विकास में यूज हो सकेगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इससे क्या होगा, यानी दूसरा जो इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है ये आपके सामने लिखा कि डोमेन एंटरप्राइज आएगी, डोमेन यानी विशेषज्ञता का मतलब हुआ कि इसमें कई क्षेत्रों से कोई आर्थिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में अच्छा कर रहा था, कोई किसी क्षेत्र में कर रहा था, तो इसमें मल्टी सेक्टोरल विजडम को भी आकर्षित किया जा सकेगा और इसका लाभ देश को हो सकेगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं वो एक जैसी नहीं है। दूसरा, गवर्नेंस में इससे यानी जो गवर्नेंस है वो भी बेहतर हो सकेगा, गवर्नेंस में कम्प्लेक्सिटी आ सकेगी, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होती जा रही, जटिल होती जा रही, तो उसके समाधान के लिए विशेषज्ञों की विशेष आवश्यकता होती है, जैसे डिजिटाइजेशन हो या फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं या साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो ये समानज्ञ की यानी है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ होता है उसमें बिल्कुल मैच्योर होता है। अगला, इससे एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि जो गवर्नेंस है इसमें कंपटीशन भी उत्पन्न हो सकेगा। तो ये इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, लेकिन इसके विपक्ष में भी तर्क कम नहीं है। दूसरा, इससे जो सिविल सेवक है उसमें डीमोटिवेशन आ सकता है और जो निजी क्षेत्र का चैलेंज अलग होता है और सरकार की जो नीतियां हैं उसके द्वारा जो उद्देश्य है उसमें कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से आएगा तो उसको एडजस्ट होने में समय लगेगा। तो वही है कि, और दूसरा यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी उनको एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किल अपने आप को क्या करेंगे, बहुत अपने आप को बहुत सरल नहीं अनुभव करेंगे। तो डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग टू ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर, एक तो व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा और दूसरा यहाँ के लोग जो पहले से उनमें भी एक दुर्भाव स्थिति रहेगी। दूसरा, इससे क्या होगा, बहुत सारे टेन्योर के लिए आएंगे तो ये कैसे इनमें अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाए, ये भी एक मुद्दा है। अगला, जब भी ब्यूरोक्रेट होते हैं लंबे समय तक उनका फील्ड एक्सपीरियंस होता है
कार्य अनुभव होता है, क्षेत्र अनुभव होता, तब जाके वो ऊंचे पदों पे जाके देश के लिए अच्छा विकास कर पाते। तो ये शॉर्ट टाइम में आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि इनमें फील्ड एक्सपीरियंस अच्छा है, तो ये समस्या होगी। दूसरा, जो भी निजी क्षेत्र में रहता उसका एक ही मोटिव होता, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी पे वो काम करता है। जबकि सरकार का उद्देश्य पब्लिक सर्विस को डिलीवर करना, लोगों की अच्छी से अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाना होता है, सर्विस डिलीवरी बेटर हो, ये सरकार का उद्देश्य होता है। इन दोनों के बीच कैसे बैलेंस स्थापित हो पाएगा, ये भी एक चुनौती है। तो ये भी एक क्या है, यानी ये जो विपक्ष में तर्क देते हैं उनका है। और दूसरा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के माध्यम से यानी ये हुआ है। आगे गिरा का मतलब जब कमियां पता चल गई तो यही सब एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल मना ही नहीं कर सकते कि लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस के थ्रू हो और सबको मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, दोनों जो सिविल सर्वेंट है, नौकरशाह हैं और निजी क्षेत्र से जो आ रहे हैं, इनके बीच हार्मनी, सामंजस्य स्थापित हो, सास्तित्व के साथ और मिलजुल कर कार्य करने की शैली, वर्क कल्चर को बेहतर करके आपसी तालमेल के साथ इनको नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हैं। अगला फिर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की भारत यात्रा हुई। और जब ये पुष्प कमल दाहाल प्रचंड प्रधानमंत्री बने तो इनकी पहली विदेश यात्रा भारत के साथ हुई, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो आपके लिए अब जो बताने जा रहे हैं इसको रट्टा लगा के रट जाना। और इस बार आप मानिए कि यूपीपी से जो मेंस होने वाला है उसमें भारत नेपाल का संबंध से क्वेश्चन आएगा। अभी बोल रहे हैं, जब क्वेश्चन आ जाएगा तो देखिएगा। इसमें हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कवर कर ली। और ISPCS के लिए अब IR के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत नेपाल के बीच जो अभी यात्रा हुई इसमें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर चर्चा की गई। सबसे पहले जल विद्युत परियोजनाओं पर ही चर्चा कर लेते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भारत क्या करेगा नेपाल के साथ मिलकर। तो ये फुकोट कर्णाली का विकास करेगा। फुकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जल विद्युत विकास के लिए इसे लाया गया। तो ये फुकोट कर्णाली का विकास होगा। और दूसरा लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक, दो ये जो प्रोजेक्ट हैं इन पे भारत विकास करेगा। इसके अलावा भारत ने कहा कि 10,000 मेगावाट नेपाल से वो बिजली आयात इंपोर्ट करने का भी लक्ष्य रखा। तो इलेक्ट्रिसिटी में 3 बातें बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक तो फुकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक का विकास करेगा, दूसरा लोअर अरुण का विकास करेगा और तीसरा भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का बात कही है। इसके अलावा पाइपलाइन तो एक तो पहले ही चालू हो गई और दूसरी फेज की पाइपलाइन जो मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी और नेपाल के अमलेखगंज के बीच जाती है, ये पेट्रोलियम पाइपलाइन है, इसका भी यानी ऑपरेशनलाइज्ड किया जाएगा। तो ये मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच फेज 2 की जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है इसका भी क्रियान्वयन बहुत तेज़ी से किया जाएगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में फुकोट कर्णाली और लोअर अरुण 10,000 मेगावाट। उसके बाद जब पाइपलाइन की बात आए तो मोतिहारी अमलेखगंज के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन का भी फेज 2 का भी क्रियान्वयन होगा। कनेक्टिविटी की बात करें, भारत नेपाल के बीच कनेक्टिविटी किस प्रकार है तो 35 किलोमीटर जो क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लिंकेज है इनका भी विकास किया जाएगा। कितना, ये याद रखिएगा, कौन, 35 किलोमीटर। क्रॉस बॉर्डर का मतलब हुआ जब एक देश से दूसरे देश की भी रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो उसी को क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंकिंग कहा जाता है। तो कौन, ये 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लिंकेज भी स्थापित किया जाएगा जो कहाँ से कहाँ के बीच होगी। बिहार के जयनगर से, ये बिल्कुल प्लेस याद रखिएगा, बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्थ, तो ये बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्थ के बीच 35 किलोमीटर की क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लिंकेज स्थापित किया जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी में होगी। दूसरा जो एग्रीमेंट ट्रांजिट यानी परिवहन को सुगम व सुचारू बनाने के लिए जो ट्रांजिट एग्रीमेंट 1992 का हुआ, 1992 का हुआ है, उसको भी बात की गई, इसके संशोधित किए जाने की ज़रूरत है। और जो ये ट्रांजिट एग्रीमेंट है अगर ये संशोधित होकर लागू होता है तो ये क्या होगा, यानी
ये एक प्रकार का नेपाल को अनुमति देता है। भारत में जो इनलैंड यानी अंतर्देशीय वाटर वेज हैं, जलमार्ग हैं, उसके माध्यम से नेपाल भी पहुंच सकता है, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, स्थलबद्ध देश है। तो उसके जब तक भारत अपनी नदियों के रास्तों को प्रदान नहीं करेगा, तब तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी से नहीं कर सकता है। इसके अलावा और क्या किया गया, इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया। तो इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन, ये भी याद रखिएगा, इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन रट लीजिए। इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन का उद्घाटन, ये कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी, तो ये चलेगी कहाँ के बीच, तो ये यहाँ आपका लिखा है बाथनहा से लेकर नेपाल कस्टम यार्ड के बीच चलेगी। बाथनहा से लेकर नेपाल के कस्टम यार्ड के बीच ये चलेगी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात आती है सोलर एनर्जी में नेपाल ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है कि वो ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में यानी भारत ने अपने कहा है कि वो नेपाल में फर्टिलाइज़र प्लांट भी लगाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में फर्टिलाइज़र प्लांट स्थापित होगा। बॉर्डर ट्रेड की बात करें तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड समन्वित या एकीकृत चेक पोस्ट भी बनाए जा रहे हैं। तो ये कहाँ, तो ये भारत का कौन, रूपाईडीहा और नेपाल का नेपालगंज, इनको इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में यानी बॉर्डर ट्रेड के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। तो ये कहाँ, भारत का रूपाईडीहा और नेपाल का नेपालगंज, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि अन्य कौन कौन से नेपाल और भारत के संबंध कैसे हैं। तो भारत और नेपाल का कोई आज का रिश्ता नहीं है, रोजी किसका है, रोटी और बेटी का रिश्ता है। और इसीलिए नेपाल और भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि सोशल, रिलीजियस, सामाजिक, धार्मिक, कम्युनिटी एक्सचेंज, सामुदायिक आदान प्रदान, यहाँ से उधर, उधर से इधर नेपाल के लोग आसानी से आ जा सकते हैं। इंटर मैरिजेज होती हैं, नेपाल के लोग भारत में और भारत के लोग नेपाल में शादी करते ही हैं, ऐतिहासिक इसका संबंध है। पीसफुल कोई एग्जिस्टेंस यानी शांतपूर्ण सास्तित्व में दोनों लोग विश्वास करते हैं, और यही कारण है कि 1770 किलोमीटर बॉर्डर लाइन के बावजूद वो अभी भी यानी बिल्कुल ओपन है, फ्री है, कोई भी यहाँ से वहाँ जा सकता है, वीज़ा नहीं लगता है। भारत नेपाल, अब आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो नेपाल का भारत नेपाल में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड पार्टनर है नेपाल का वो भारत है, यानी भारत नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और FDI भी सबसे ज़्यादा नेपाल में भारत की तरफ से आती है। भारत के द्वारा नेपाल की आर्मी को जो इक्विपमेंट होते हैं, सैन्य साजो सामान, वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। वहाँ के जो सैनिक होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइज भी होती है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक जॉइंट एक्सरसाइज भी की जाती है। इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट जो भारत का है, इसमें नेपालियों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये पॉइंट बता चुके कि दोनों देशों के नागरिकों को बिना वीज़ा के आसानी से एंट्री मिल जाती, आ जा सकते हैं। इसके अलावा भारत और नेपाल साथ साथ कहाँ है, BBIN में शामिल हैं, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और ये नेपाल जो मोटर व्हीकल एक्ट लाया था, तो ये BBIN में शामिल हैं। बिम्स्टेक में दोनों देश शामिल हैं। इसके अलावा नॉन अलाइंड मूवमेंट जो गुट निरपेक्षता आंदोलन चला उसमें, और सार्क में यानी भारत व नेपाल शामिल हैं। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं तो क्या चैलेंज नहीं है? चैलेंज भी है। तो सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण है वो बाउंड्री डिमार्केशन को अभी तक, चूँकि ओपन बाउंड्री है तो नेपाल और इंडिया के बीच आए दिन विवाद बाउंड्री को लेके इशू बना ही रहता है, जिसमें काला पानी है, लिपलेख है, लिम्पुआ धुरा है, सुस्ता है, तो इन क्षेत्रों को लेकर के हमेशा विवाद बना रहता है। इसके अलावा नेपाल हमेशा से मांग करता है कि जो 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है इसको संशोधित किया जाए। तो ये भी अलग से पूछा जा सकता है। तो 1950 की भारत नेपाल के बीच जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई है उसको संशोधित किए जाने की नेपाल काफ़ी समय मांग किया। इसके अलावा नेपाल में चाइना का काफ़ी डोमिनेंस है, चाइना का प्रभाव है, और भारत की तुलना में अगर चाइना का देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट नेपाल किया, बहुत ज़्यादा निवेश किया है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नेपाल ने ज्वाइन कर लिया, तो ये भी भारत के लिए चुनौती है, जो भारत के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। इसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट की समस्या है। नेपाल के लोगों नेपाल की पॉलिटिक्स में ये आरोप लगता है भारत हस्तक्षेप करता है,
तो ये ट्रस्ट इस यानी डेफिसिट की समस्या है। इसके अलावा भारत के जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत चाइना की तुलना में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत धीमा हो पाता, तो ये भी नेपाल के लोगों का यानी चैलेंज है। कनेक्टिविटी इश्यूज हैं दोनों के बीच। इसके अलावा चाइना का बहुत ज़्यादा निवेश है, ये पीछे भी बता चुके हैं भारत की तुलना में नेपाल में। इसके अलावा जो टेररिज्म है, आतंकवाद, नेपाल के चूँकि ओपन बॉर्डर है तो बहुत ज़्यादा भारत को सुभेद बनाता है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच जो अभी छिद्रिल और बिल्कुल पुअरली जो कहा जाए कि पेट्रोलिंग बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत टाइट है सुरक्षा के मुद्दे से लेकर के, तो इसीलिए स्मगलिंग, हथियारों की, साजो सामान की और नकली नोटों की आसानी से तस्करी हो जाती है। आगे की राह में यही सब आपको बताना है कि ये सब नहीं होनी चाहिए। मिलजुल कर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के माध्यम से और जो ट्रेड कहा जाए कि ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर किया जाए, तो ये सब आप वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हैं। अगला 100 डेज 100 पे, ये अभियान ये अलग से पूछेगा कि 100 डेज 100 अभियान ये कौन लेके आया, तो 100 डेज और 100 पे ये आरबीआई के द्वारा लाया गया। नाम से पता चल रहा 100 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक बैंक में 100 जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं उनका पता लगाया जाए। यानी जो 10 साल से ज़्यादा डिपॉजिट तो हो गए लेकिन उनमें कोई ना तो पैसा की निकासी हुई, यानी कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ नहीं हुई, उसी को कहा जाता अनक्लेम्ड डिपॉजिट। उसका पता लगाना और इसका निपटान करना, इसलिए 100 डेज और 100 पे लाया गया है। अब ये चर्चा में काफ़ी बना रहता इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसको हम समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नाम से इसी को जाना जाता। इसकी स्थापना 1998 में होती है। रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत एक अस्थाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेग नीदरलैंड में है। इसमें 123 कंट्री शामिल हैं। याद रखिएगा यूएनओ का ये भाग नहीं है, लेकिन यूएनओ का ये सहयोग करता है, कोऑपरेशन करता है। और इसका पर्पज़ अगर पूछा जाए तो इन्वेस्टिगेट करना है और हमेशा कोशिश करता रहता है कि जो इंडिविजुअल हैं उन पे जो कोई भी युद्ध क्राइम्स है या नरसंहार है या एग्रेशन टाइप का क्राइम है या मानवता के खिलाफ जो अपराध हैं उनमें इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना और उनको रोकने की कोशिश करना, ये सब इसका उद्देश्य होता है। याद रखिएगा भारत इसका मेंबर नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चाइना और यूएसए भी इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि यूएसए ने तो साइन तो कर दिया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, तो ना तो यूएसए मेंबर है, ना ही चाइना और ना ही भारत इसका मेंबर है। ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो इसमें जो भी कोई भी अपराध जो 1 जुलाई 2002 या इसके बाद घटित हुआ वो सभी इसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। अब इसकी ब्रांच की बात करें तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो भाषाओं में रशियन है, चाइनीज़ है, तो ये रसिया चाइना वाले हो गए, और दूसरा फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरेबिक है, इंग्लिश है। 6 इसमें भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। अब मेन इसके 4 आर्गन्स हैं, कौन कौन, असेंबली ऑफ स्टेट पार्टी है, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीज़न, रजिस्ट्री, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। भारत क्यों इसका मेंबर नहीं बना, क्योंकि भारत ने कहा कि उसकी संप्रभुता प्रभावित होगी, राष्ट्रीय हित प्रभावित होगा, और जो इसमें एविडेंस कलेक्शन की बात है, साक्ष्य संग्रह की बात है, ये भी एक डिफ़िकल्टी बहुत मुश्किल होगा, और इम्पार्शलिटी भारत ने कहा कि निष्पक्ष होकर काम भी नहीं करता, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं उनके प्रभाव में काम करता है। अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घाना की लेखिका अमा अता एडू का 81 वर्ष में निधन हो गया। आप कहेंगे क्या ये सब पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा, इम्पॉर्टेंट है। तो अमा अता एडू का 81 वर्ष में निधन हुआ। 1965 में इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द डायलेमा ऑफ ए घोस्ट एंड चेंजेज। इसके अलावा 1982-83 में ये घाना की शिक्षा मंत्री भी रही हैं। और आज का ये लास्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व मौसम संगठन कहा जाता, इसकी पहली महिला महासचिव, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला महासचिव सेलेस्ते साउलो ये बनेंगी
जो अर्जेंटीना की हैं और एक कब से पदभार संभालेंगी, चुनाव जीत गई हैं, 1 जनवरी 2024 से पदभार संभालेंगी। किसकी जगह लेंगी? पित्तेरी तालस की जगह लेंगी। अब बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, स्थापना 1950 में हुई, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, भारत इसका मेंबर है और इसके 193 टोटल मेंबर हैं। तो सारी चीज़ें WMO से रिलेटेड हो गई। तो आज का डिस्कशन यही रखते हैं। इसका PTO क्योंकि ये ख़त्म भी हो गया तो इसकी PDF कहाँ मिलेगी? ISPCS एग्ज़ाम्स टेलीग्राम चैनल या लर्निंग बाय एपीसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF शेयर कर दी गई है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।